हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों लोअर पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम 2016 सॉल्व पेपर के बारे में। और आपको ज्ञात है दोस्तों, अभी हाल ही में यूके पीएससी के द्वारा 190 लोअर पीसीएस के पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है। तो काफी सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर इसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर बना दीजिए सॉल्व। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोअर पीसीएस के प्रीवियस ईयर 2016 के सॉल्व पेपर के बारे में बात करेंगे। और उसमें से जो उसका पार्ट 1 है या भाग 1 है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, लोअर पीसीएस में आप लोगों को पता है आपको दो तीन चरणों से होकर गुजरना पड़ता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। जिसमें प्रीलिम्स में आपका 150 मार्क्स का एग्जाम होता है, 100 मार्क्स और 50 मार्क्स में आपका रीजनिंग और मैथ्स वाला सेक्शन आता है। बाकी 100 मार्क्स में आपका अदर सेक्शन आता है, जो कि आपने सिलेबस में देख लिया होगा। तो पिछली बार की अगर हम 2016 की बात करें दोस्तों, तो सबसे ज्यादा प्रीलिम्स में जो अगर हम 100 में से बात करें, क्योंकि 50 नंबर का तो आपका मैथ्स और रीजनिंग फिक्स दोस्तों आती ही आती है, 100 मार्क्स में सबसे ज्यादा 30 नंबर का दोस्तों अप्रोक्सीमेटली उत्तराखंड आया हुआ है। आप ये पेपर देखिएगा, 30 मार्क्स का इसमें उत्तराखंड आया हुआ है। बाकी 10 से 15 नंबर की पॉलिटी आई हुई है, 10 से 15 नंबर की दोस्तों हिस्ट्री आई हुई है, 5 से 10 नंबर की ज्योग्राफी आई हुई है। इसी प्रकार से अलग अलग सेक्शन में डिवाइडेड है। और करंट अफेयर के भी 15 प्लस के आसपास या उसके आसपास क्वेश्चन है। टोटल 100 नंबर आपके दोस्तों ऐसे बन रहे हैं। यानी कि लोअर पीसीएस में आप एक कह सकते हैं कि उत्तराखंड का अपना बड़ा योगदान है, क्योंकि प्रीवियस पैटर्न जो था वही पैटर्न इस बार भी है। प्रीवियस बार जो सिलेबस था वही सिलेबस दोस्तों इस बार भी है। तो उत्तराखंड 30 प्लस की आ रही है, करंट अफेयर 15 प्लस के आ रहे हैं दोस्तों। बाकी पॉलिटी के 10 से 15 क्वेश्चन है, हिस्ट्री के 10 से 15 क्वेश्चन है, और जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, कंप्यूटर के भी दोस्तों आपको यहाँ से 5 से 10 प्रश्न कंप्यूटर के भी आपको देखने को मिल जाएंगे। इकोनॉमिक्स के भी कुछ प्रश्न थे 5 से 10 तक, जो कि करंट डाटा से रिलेटेड थे। तो जितना भी आपका सिलेबस दिया है सभी सेक्शन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा सेक्शन आप देखेंगे सिलेबस में भी आपका सबसे ज्यादा सेक्शन उत्तराखंड का दिया गया है। तो उत्तराखंड 30 नंबर की प्लस पूछी गई थी पिछले बार, तो इस बार भी होप्स हो कि उत्तराखंड अच्छी पूछी जा सकती है दोस्तों। तो अगर आप कि उत्तराखंड में तैयारी नहीं है और आप लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उत्तराखंड के लिए हमारा कोर्स भी परचेज कर सकते हैं, वरना आप हमारी यूट्यूब वीडियो भी देख सकते हैं। यहाँ से भी आपका नॉर्मली जो पिछली बार का पेपर था वो बहुत सरल पेपर था दोस्तों। इस बार देखिए आयोग कैसा पेपर बनाता है ये अभी नहीं कह सकते हैं। लेकिन अगर आप उत्तराखंड को डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं, उत्तराखंड लोअर पीसीएस और पीसीएस के लिए, तो आप प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स डाउनलोड करके वहां से कोर्स बाय कर सकते हैं। वो आपका सभी एग्जाम्स के लिए एक प्रॉपर कोर्स है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के सॉल्व पेपर को। और इसमें हम नॉर्मली जितने भी प्रश्न हैं उसके आंसर्स के आधार पर आपको डायरेक्टली बताते रहेंगे। और पेपर का लेवल आप खुद ही देखिएगा, आपको बहुत सरल पेपर लगेगा। पहला हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जिले का वन क्षेत्र सर्वाधिक है? यानी कि उत्तराखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों पौड़ी गढ़वाल। दूसरा प्रश्न है, सूची 1 में दी गई झीलों का सुमेलन सूची द्वितीय में दिए गए स्थानों से करिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर बताइए। सात ताल कहाँ स्थित है दोस्तों? नैनीताल में स्थित है। द्रोण सागर ताल काशीपुर में स्थित है। डोडी ताल उत्तरकाशी में स्थित है। और बिरही ताल दोस्तों कहाँ पे? चमोली जनपद में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 3124। देख सकते 3124। अगला हमारा प्रश्न है, रुद्रप्रयाग में किस सहायक नदी का संगम अलकनंदा से होता है? तो रुद्रप्रयाग आपको बताया दोस्तों किसमें? अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है क्या रुद्रप्रयाग? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, मंदाकिनी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, किस हिमालयी क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है? शिवालिक क्षेत्र, बाह्य हिमालय, आंतरिक हिमालय या इन तीनों में बराबर? अब दोस्तों यहां पर हम इस प्रश्न को देखेंगे तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बाह्य हिमालय को ही शिवालिक क्षेत्र भी कहा जाता है। लेकिन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा इसका आंसर दोस्तों बाह्य हिमालय माना गया था, क्योंकि हिमालय क्षेत्र के संदर्भ में पूछा गया था। तो याद रखना आपको, किस हिमालय क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है? बाह्य हिमालय, और बाह्य हिमालय को ही शिवालिक क्षेत्र भी कहा जाता है। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? तो चाय की खेती के लिए हल्की, चिकनी और कछारी मृदा सबसे उपजाऊ मृदा या उपयुक्त मृदा मानी जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तराखंड में नैनीताल जिले का कौन सा स्थान है? दूसरा, तीसरा, चौथा या फिर छठा? तो 2011 की जनगणना के अनुसार नैनीताल जिले का हमारा चौथा स्थान था। पहला जिला कौन सा था? सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ की थी? हरिद्वार की। और सबसे कम जनसंख्या कहाँ की थी? रुद्रप्रयाग की। अगला प्रश्न, चीन युद्ध 1962 से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति तिब्बत से व्यापार करती थी? राजी, बोक्सा, भोटिया या फिर थारू? तो भोटिया, सौका, हुणिया व्यापार आपने पढ़ा होगा, सौका और हुणिया व्यापार। तो भोटियाओं की एक उपशाखा सौका हुणियों तिब्बतों के साथ जो व्यापार करते थे उसे सौका हुणिया व्यापार कहते थे। तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे क्या? भोटिया जनजाति। सातवें का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी।
अगला प्रश्न है हमारा, जनवरी 1921 में उत्तराखंड की जनता ने किस स्थान पर कुली बेगार न देने की शपथ ली थी? आप सभी लोगों को पता है दोस्तों, कुली बेगार आंदोलन का प्रारंभ बागेश्वर से माना जाता है। 14 जनवरी 1921 का वो दिन था दोस्तों। बद्रीनाथ पांडे और उनके नेतृत्व में कई सारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने यहाँ पर क्या किया था, कुली बेगार प्रथा से संबंधित जो रजिस्टर होते थे या कुली बेगार रजिस्टर होते थे, उन्हें सरयू नदी में बहा दिया था और इसी प्रकार से इन्होंने यहाँ से कुली बेगार न देने की शपथ ली थी। कब? 1921 में, 14-15 जनवरी 1921 बागेश्वर में उत्तरायणी कौतिक मेले के अवसर की ये बात थी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला हो जाएगा प्रश्न है दोस्तों आपका नवा, नदी जिस पर कोटेश्वर बांध निर्मित किया जा रहा है। तो कोटेश्वर बांध आपको बताइए दोस्तों, टिहरी बांध की एक शाखा के रूप में 400 मेगावाट में इसका डेवलपमेंट किया जा रहा है। तो कोटेश्वर बांध कौन सी नदी पर निर्मित है? भागीरथी नदी पर निर्मित है। कौन सी नदी? भागीरथी नदी। और किस जनपद में दोस्तों? टिहरी गढ़वाल जनपद में। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ स्थापित किया गया था। तो देहरादून में, यूएस नगर में, हरिद्वार में या फिर हल्द्वानी में? तो उत्तराखंड में पहला डेयरी संघ दोस्तों हल्द्वानी में, हल्द्वानी के लाल कुआं में स्थापित किया गया था। और जनपद पूछा जाता तो नैनीताल, क्योंकि यूके ट्रिपल एस से भी ये प्रश्न बहुत बार पूछ चुका है। तो नैनीताल में, यानी कि दुग्ध डेयरी संघ की स्थापना या दुग्ध डेयरी का स्थापना कहाँ पे की गई है, इस प्रकार से भी ये प्रश्न पूछा जाता है। तो हल्द्वानी में की गई है, हल्द्वानी की लाल कुआं में, जो कि नैनीताल जनपद के अंतर्गत आता है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों 11वां, कि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम कब पास किया गया था? जो कि उत्तराखंड में भी लागू था। सन 1950 में, 1951 में, 1952 में या फिर 1953 में? तो उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम सन 1950 में पास किया गया था। कब? 1950 में। अगला प्रश्न है, गढ़वाल मंडल की स्थापना कब की गई थी? तो आप सभी लोगों को बताया दोस्तों, 1969 1969 में गढ़वाल मंडल की स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय पौड़ी गढ़वाल को बनाया गया था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति यानी कि दोस्तों एसटी के लिए कितने स्थान आरक्षित रखे गए हैं? तो एसटी के लिए दोस्तों यहाँ पे 2 स्थान आरक्षित रखे गए हैं। टोटल विधानसभा की सीटें कितनी दोस्तों? 70 प्लस एक क्या है? एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन की सीट वर्तमान में इनका आरक्षण समाप्त कर दिया गया है, तो अगली विधानसभा से एंग्लो इंडियन भी हमारा समाप्त हो जाएगा। और 70 विधानसभा सीटों में से दोस्तों 13 विधानसभा सीटें एससी यानी कि अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित हैं और 2 विधानसभा सीटें अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी हेतु आरक्षित हैं। चक्राता और नानक मत्ता तो अनुसूचित जनजाति के लिए पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड पुलिस का ऑपरेशन स्माइल या मुस्कान योजना किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन स्माइल का संबंध दोस्तों किससे? बच्चों से। तो ऑप्शन नंबर ए आपका 14वें का राइट आंसर हो जाएगा। ये करंट अफेयर का टॉपिक था उस टाइम पे। अगला प्रश्न 15वां प्रश्न है, मुद्रा राक्षस जिनका जून 2016 में निधन हुआ था की प्रसिद्धि क्या है? यानी कि मुद्रा राक्षस जी कौन थे, यह डायरेक्टली पूछना जा रहा है। तो ये कौन थे दोस्तों? हिंदी उपन्यासकार थे। कौन? हिंदी उपन्यासकार थे। आप देख सकते हैं दोस्तों, अभी तक आप लोग ने क्वेश्चन आपको सरल लग रहे होंगे, क्योंकि आप लोग ये चीजें बहुत बार पढ़ चुके हैं और आज के टाइम पे या आज के कंपटीशन के लेवल में इन क्वेश्चन को हम बेसिक क्वेश्चंस के रूप में कंसीडर करते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2016 में उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया गया था? 346, 376, 356 या फिर 386? आप सभी लोगों को बताया दोस्तों, क्या 356 के अंतर्गत राज्य आपातकाल लगता है और राज्य आपातकाल के तहत ही दोस्तों मार्च 2016 में उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। 352, 356 और 360 ये आपातकाल के संबंधित आर्टिकल है। आर्टिकल 352 बात करता है राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में, 356 बात करता है राज्य आपातकाल के बारे में और 360 बताता है वित्तीय आपातकाल के बारे में। अगला हमारा 17वां क्वेश्चन है दोस्तों, कि ब्रेड या डबल रोटी में प्रयुक्त होने वाले हानिकारक रसायन का नाम बताइए। तो डबल रोटी या ब्रेड में जो हमारा हानिकारक रसायन जिसका यूज होता है वो है दोस्तों क्या? पोटेशियम ब्रोमेट। पोटेशियम ब्रोमेट। तो ऑप्शन नंबर बी 17वें का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तराखंड का प्रथम नृजाति समूह किसे माना जाता है? तो आप सभी लोगों को पता होगा दोस्तों, कोल को उत्तराखंड का प्रथम नृजाति समूह माना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 19वां हमारा क्वेश्चन है, परमार शासकों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो आप सभी लोगों को पता है दोस्तों, जब कनकपाल के द्वारा परमार राजवंश की स्थापना की जाती है, कहाँ की जाती है? चांदपुर गढ़ी में की जाती है। तो परमार राजवंश की प्रथम राजधानी कहाँ थी? चांदपुर गढ़ी थी। इसके बाद में देवलगढ़ बनी, फिर श्रीनगर बनी और एट लास्ट वन तक श्रीनगर थी। जब तक परमार राजवंश के गुरखाओं के साथ में युद्ध आड़े खुरगुड़ा का, तब तक कहाँ पे थी? श्रीनगर में थी। उसके बाद में टिहरी रियासत आती है, तो टिहरी रियासत में उनकी राजधानी कहाँ पे हो जाती है? टिहरी में हो जाती है। फिर अलग अलग शासक अपने नामों के आधार पर शहरों की स्थापना करते हैं और वहां पर उनकी ग्रीष्मकालीन राजधानी भी स्थापित करते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 20वां प्रश्न है, गढ़वाली समाचार पत्र के संपादक कौन थे? विशंबर दत्त चंदोला, ललिता प्रसाद नैथानी जी, मुकुंदी लाल जी या फिर श्रीदेव सुमन जी? तो विशंबर दत्त चंदोला जी गढ़वाली समाचार पत्र के संपादक थे। अगला आपका 21वां प्रश्न है, कौन सा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेशावर कांड का नायक कहलाता है? श्रीदेव सुमन, खान अब्दुल गफ्फार खां, चंद्र सिंह गढ़वाली या फिर जवाहरलाल नेहरू? तो आप सभी लोगों को बताया दोस्तों, चंद्र सिंह गढ़वाली, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी को पेशावर कांड के नायक के रूप में जाना जाता है। और पेशावर कांड की घटना कब हुई थी? 30 सितंबर 1930 को। अगले हमारे प्रश्न की बात करते हैं,
निम्नलिखित में से किस वर्ष में टिहरी रियासत का स्वतंत्र भारत में विलय हुआ था? तो टिहरी रियासत का भारतीय या स्वतंत्र भारत में विलय कब हुआ था? 1 अगस्त 1949 को। तो 1 अगस्त 1949 दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगला हमारा 23वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किनको अगस्त 2016 में भारत सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा था? तो ये उस टाइम के करंट अफेयर का क्वेश्चन था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर जो था वो था ऑप्शन नंबर सी, जीतू राय, साक्षी मलिक, पीवी सिंधु और दीपा कर्माकर। अगले प्रश्न की बात करते हैं 24वां कि निम्नलिखित में से किसको यूनेस्को द्वारा जुलाई 2016 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था? तो जुलाई 2016 में यूनेस्को के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय का पुरास्थल विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा डी। अगला दोस्तों 25वां हमारा प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है? 20वां, ठीक है। लेकिन दोस्तों वर्तमान में कौन सा है? तो वर्तमान में 18वां स्थान है, ठीक है, 18वां स्थान है। और यूके ट्रिपल एस 2011 की जनगणना के अनुसार भी उत्तराखंड का भारत में स्थान कौन सा मानता है? 18वां मानता है। अब देखिए किताबों में भी दोस्तों आपने 18वां भी पढ़ा होगा, 19वां भी पढ़ा होगा और 20वां भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो एक्चुअलिटी में आपको ये तीनों ही याद रख लेने हैं, जो भी ऑप्शन में आएगा उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यूके ट्रिपल एस 18 मानता है तो आप 18 को याद रखिएगा, यूके पीएससी 20 मानता है तो आप 20 को याद रखिएगा, ठीक है। उत्तराखंड का क्वेश्चन है, अच्छा और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की बात करते हैं 26वां, निम्न कथनों ए और बी को पढ़िए और नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए कूट पढ़ते हैं, कथन पढ़ते हैं कि उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में लिंगानुपात मैदानी जिलों की तुलना में अधिक है। पर्वतीय जिलों से पुरुष रोजगार की तलाश में पलायन करते हैं। देखिए दोस्तों, उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में लिंगानुपात मैदानी जिलों की तुलना में अधिक है, बिल्कुल सही है। और पर्वतीय जिलों से जो पुरुष हैं क्यों पलायन कर रहे हैं? रोजगार की तलाश में। आप देखते होंगे पहाड़ के पहाड़ खाली होते जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि पुरुष रोजगार की तलाश में पलायन कर रहे हैं। पलायन करने के बाद में जैसे थोड़ा रोजगार मिल जा रहा है, पैसे वैसे आ जा रहे हैं, बाहर को जमीन लगे वहीं रह जा रहे हैं, पहाड़ सुने पड़ जा रहे हैं। तो इसीलिए आपका कथन ए और कथन बी यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की बात करते हैं, राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 का आधार क्या था? तो आप सभी लोगों को पता है भाषा, भाषा के आधार पर 1956 में राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। और प्रथम राज्य कौन बना था भाषा के आधार पर गठित होने वाला? बना था आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है दोस्तों उत्तराखंड का ही, टिहरी रियासत का प्रथम राजा कौन था? तो आप सभी लोगों को पता है टिहरी रियासत का प्रथम राजा था कौन? सुदर्शन शाह, जिन्हें परमार राजवंश के 55वें राजा के रूप में भी जाना जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, 29वां प्रश्न है कि कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आप सभी लोगों को पता है कुमाऊं विश्वविद्यालय कहें या फिर गढ़वाल विश्वविद्यालय कहें, दोनों की स्थापना कब हुई थी? 1973 में ही हुई थी। बाकी दोस्तों एक मिनट है, ये इस सॉरी पेशावर कांड कांड का नायक दोस्तों वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को कहा जाता है। और 23 अप्रैल 1930, ठीक है, थोड़ा सा डेट ऊपर नीचे हो गई दोस्तों, थोड़ा ध्यान रखिएगा। 23 अप्रैल 1930 को वीरचंद्र पेशावर कांड की घटना हुई थी। कब दोस्तों? 23 अप्रैल 1930। और ये वीरचंद्र सिंह गढ़वाली गढ़वाल राइफल्स की 2/18 टुकड़े के सदस्य थे। तो याद रखिएगा, ये थोड़ा सा 30 थे तो मैंने गलत लिख दिया था, ठीक है, अचानक से मुझे ध्यान आ गया अभी। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि उत्तराखंड में आईआईएम कहाँ स्थित है? आईआईएम उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये काशीपुर में स्थित है। कहाँ पे? काशीपुर में। अब आईआईएम क्या होता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कहाँ पे स्थित है? या हम कह सकते हैं भारतीय प्रबंधन संस्थान। भारतीय प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये उधम सिंह नगर जनपद के काशीपुर में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, 31वां प्रश्न है कि राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। किसको प्रस्तुत करता है? राज्य के राज्यपाल को। जिस राज्य का भी लोक सेवा आयोग है वह अपनी कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट दोस्तों किसको प्रस्तुत करता है? राज्य के राज्यपाल को। अगले प्रश्न की बात करते हैं, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है दोस्तों 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक। कितना? 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के कार्यकाल की व्यवस्था करता है? तो आर्टिकल 243 हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है, आर्टिकल 243 पंचायतों के बारे में बताता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, उत्तराखंड के किस मुख्यमंत्री ने पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण स्थान किए थे? तो भुवन चंद खंडूरी जी उस टाइम पे 2008 में हमारे मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने महिलाओं के आरक्षण को पंचायत, भले ग्राम पंचायत कहें या वन पंचायत कहें, उसमें 30% से बढ़ाकर 50% कर दिया था। तो पंचायत में उत्तराखंड में महिलाओं को कितना परसेंट आरक्षण प्राप्त है? 50%। और सामान्यतः कितना प्राप्त है? 30%, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, 35वां, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय 2014-15 में सर्वाधिक थी? तो इसका आंसर था, उस टाइम पे करंट अफेयर का एक क्वेश्चन था, तो उत्तराखंड इसका आंसर था। अगला हमारा प्रश्न है,
उत्तराखंड मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम मंत्रियों की संख्या कितनी हो सकती है? तो दोस्तों 12 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 12 हो सकती है, मैंने आपको पहले भी बताया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की हिस्सेदारी रखता है? तो भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोस्तों बांग्लादेश बनाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। नोकरेक आरक्षित जैव मंडल कहाँ स्थित है, या नोकरेक आरक्षित जैव मंडल अवस्थित है? तमिलनाडु में, उड़ीसा में, असम में, या फिर मेघालय में? तो नोकरेक आरक्षण जैव मंडल दोस्तों मेघालय में अवस्थित है। कहाँ पे? मेघालय में। अगला 39वां प्रश्न है। 16 वन का संबंध है किससे? दक्षिण प्रायद्वीपीय पहाड़ियों से, पूर्वी हिमालय से, पश्चिमी हिमालय से, या फिर ज्वारी वन से? तो 16 वन का संबंध माना जाता है दोस्तों दक्षिण प्रायद्वीपीय पहाड़ियों से। अगले प्रश्न की बात करते हैं 40वां। भारत में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, या फिर राजस्थान? ठीक है, तो भारत में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जो राज्य है वह है मध्य प्रदेश, एमपी। 41वां प्रश्न है। डोल्बी इस्पात संयंत्र स्थित है तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, या फिर कर्नाटक में? तो डोल्बी इस्पात संयंत्र महाराष्ट्र में स्थित है। कहां पे दोस्तों? महाराष्ट्र में। अगले प्रश्न की बात करते हैं। झूम खेती को क्या कहते हैं? तो झूम खेती को दोस्तों स्थानांतरी खेती भी कहते हैं, और जनजातियों के द्वारा या आदिम जातियों के द्वारा यह खेती की जाती है। अगला प्रश्न है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो आप सभी लोगों को पता है हीराकुंड बांध दोस्तों महानदी पर बना हुआ है। कौन सी नदी पर? महानदी पर। अगला प्रश्न है दोस्तों 44वां। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य आंशिक रूप से हिमालय व आंशिक रूप से मैदान में स्थित है? तो आंशिक रूप से हिमालय और मैदान में स्थित है दोस्तों कौन सा? उत्तराखंड। तो उत्तराखंड का देखिए क्वेश्चन है, और अगर आप में समझ है ना दोस्तों तो लोक सेवा आयोग उत्तराखंड के बहुत अच्छे प्रश्न बनाता है। अगर आपने अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है तो आप आसानी से इन प्रश्नों को कर सकते हैं। अगला 45वां प्रश्न है। साझा संपत्ति संसाधन या साझा संपत्ति संसाधन भारत में किसके स्वामित्व में आते हैं? निजी, ग्राम, राज्य, या फिर जनपद? तो साझा संपत्ति संसाधन दोस्तों राज्य के स्वामित्व में आते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि FL2 नीति का संबंध है किसमें? किससे? उत्तराखंड में शराब की नीति से दोस्तों FL2 नीति का संबंध माना जाता है। किससे? शराब से, FL2 नीति। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है 47वां। रजिया सुल्तान किस वर्ष शासक बनी थी या शासिका बनी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1236 में। अगला 48वां प्रश्न है। मनसबदारी प्रथा किसने प्रारंभ करी थी? तो मनसबदारी प्रथा प्रारंभ करने के लिए जाना जाता है अकबर को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस संधि के द्वारा प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध का अंत हुआ था? तो सालाबाई की संधि या सालबाई की संधि भी से हम कहते हैं, जिसके तहत अंग्रेज और मराठा युद्ध का अंत हुआ था। अगला हमारा 50वां क्वेश्चन है। किस गवर्नर जनरल ने भारत में ठगी प्रथा का अंत किया था? तो ठगी प्रथा का अंत करने के लिए हम जानते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग को। किसको? लॉर्ड विलियम बेंटिंग को। अगला प्रश्न है। भारत में किस वर्ष में सरकारी डाक सेवा की शुरुआत हुई थी? तो सन 1854 में भारत में सरकारी डाक सेवा की शुरुआत हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? तो हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम दोस्तों किससे लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है। अगला प्रश्न है। धन के बहिर्गमन के सिद्धांत को निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया था? तो धन के बहिर्गमन के सिद्धांत को इनमें से दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा। अगला प्रश्न है 54वां। भारत बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? तो त्रिरत्न बताता है क्या? बुद्ध, धम्म और संघ के बारे में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा दोस्तों 55वां क्वेश्चन है। बेगम मुमताज महल का मूल नाम क्या था? तो बेगम मुमताज महल का मूल नाम था दोस्तों क्या? आरजमंद बानो। क्या था? आरजमंद बानो। 56वां प्रश्न है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे दोस्तों जीवी मावलंकर जी। कौन थे? जीवी गणेश वासुदेव मावलंकर जी। अगले प्रश्न की बात करते हैं 57वां। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर पर प्रत्यक्षतः लागू होता है? तो जम्मू और कश्मीर के बारे में आर्टिकल 370 में बताया गया। आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 370 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है। किस संवैधानिक संशोधन को भारतीय संविधान का संशोधित संस्करण कहा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था,
जिसे लघु संविधान की संज्ञा भी दी जाती है, उसी को भारतीय संविधान का संशोधित संस्करण कहा जाता है। तो 58वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला हमारा प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है? तो आर्टिकल 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। किसको? आर्टिकल 32, अनुच्छेद 32 को, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू ने किसको कहा? प्रस्तावना को। अगला क्वेश्चन है, विंडोज निम्न में से किसका उदाहरण है? ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर, एक्टिव डेस्कटॉप या फिर इनमें से कोई नहीं। तो विंडोज निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। क्या? विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोगों ने सुना भी होगा बहुत बार। निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस या इनमें से कोई नहीं। तो एमएस ऑफिस यहाँ पर क्या है दोस्तों? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो कंप्यूटर के प्रश्न भी आते हैं दोस्तों, 5 से 10 प्रश्न आपको इस पेपर में कंप्यूटर के देखने को मिल जाएंगे। और पेपर का लेवल अगर आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो प्रीलिम्स दोस्तों आप आसानी से निकाल सकते हैं लोअर पीसीएस का, और मेंस के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मतलब थोड़ा बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगला है दोस्तों, रोम क्या है? जिसे हम कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। किस प्रकार की मेमोरी है दोस्तों ये? तो यह है नॉन वोलेटाइल मेमोरी या नॉन वोलेटाइल स्मृति। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन इनपुट डिवाइस है? प्लाटर, प्रिंटर, मॉनिटर या फिर स्कैनर? तो स्कैनर क्या है दोस्तों? हमारी एक इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है दोस्तों 64वां, कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी मीटर है? 100 मीटर, 150 मीटर, 85.5 मीटर या फिर 72.5 मीटर? तो कुतुब मीनार की ऊंचाई है दोस्तों 150 मीटर। सॉरी, कुतुब मीनार की ऊंचाई होगी 72.5 मीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, 72.5 मीटर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर है एक न्यूज रीडर, ग्राफिक पैकेज, वेब ब्राउजर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर दोस्तों हमारा क्या है? एक वेब ब्राउजर है। आप लोगों ने सुना भी होगा इसके बारे में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो योजनाएं आपको जरूर यार पढ़ लेनी है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनते रहते हैं। तो भारत में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 से शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है 67वां, कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की कुल बजट राशि कितनी है? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की कुल बजट राशि 8,000 करोड़। अगला प्रश्न है, बजट 2016-17 में भारत का वित्तीय घाटा कितना अनुमानित है? 2.1%, 4.2%, 3.5% या फिर 4.8%? तो 2016-17 में भारत का वित्तीय घाटा 3.5% अनुमानित था। अब ये प्रश्न नहीं पूछाएगा, अब पूछाएगा तो पूछाएगा कि 2021-22 में कितना है, 2020-21 में कितना था, 19-20 में कितना था, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों 69वां, कि अन्य पिछड़ी जातियों की केंद्रीय सूची में उत्तराखंड की किन जातियों को अगस्त 2015 में सम्मिलित किया गया था? उस टाइम पे करंट अफेयर था ये उत्तराखंड के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कहार, तंवर और सिंघारिया। कहार और तंवर और सिंघारिया, ऑप्शन नंबर बी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष भारत में खाद्यान्नों का उत्पादन न्यूनतम था? तो भारत में खाद्यान्नों का उत्पादन न्यूनतम था 2014-15 में। ये भी उस टाइम के करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पीएमएसबीवाई के अंतर्गत प्रीमियम राशि कितनी है? और दोस्तों यूकेपीएससी की एक खासियत है कि वो आंकड़े संबंधित प्रश्न बहुत पूछता है प्रीलिम्स में, जैसे कि क्या योजना की डेट पूछ लेगा, कितने करोड़ की योजना है, कितनी बजट स्वीकृत है, किस योजना में क्या क्या चीजें हैं, किससे संबंधित है, इस प्रकार के प्रश्न यूकेपीएससी बहुत बार पूछता है। तो आपको अपना ये पोर्शन भी स्ट्रॉन्ग करते हुए चलना पड़ेगा। इसका जो राइट आंसर था वो था 12 प्रति वर्ष। अगला प्रश्न है, वह भारतीय राज्य इससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो गुजरात, उड़ीसा, झारखंड या त्रिपुरा? तो इसमें से दोस्तों उड़ीसा से होकर हमारी कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कर्क रेखा भारत के टोटल कितने 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो आपने ट्रिक से भी पढ़ा हुआ, छत पर जा गबर मामी से आपको ट्रिक याद कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का वर्ष 2014 में मानव विकास सूचकांक HDI का मान कितना था? और दोस्तों ये HDI इंडेक्स आपको इस बार का भी अच्छी तरीके से याद करना पड़ेगा पेपर में जाने से पहले। जो भी इंडेक्स है या जो भी रैंकिंग है, भारत का स्थान, उत्तराखंड का स्थान, इस टाइप के क्वेश्चन भी यूके बहुत बार पूछता है। तो उस टाइम पे जो इसका आंसर दिया था यूकेपीएससी ने वो 0.609 दिया था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन पेज प्रिंटर है जो बहुत ही सूक्ष्म स्याही कणों द्वारा अक्षर व आकृति बनाकर उच्च गुणवत्ता का आउटपुट देता है? इंजेक्ट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो लेजर प्रिंटर दोस्तों बहुत ही सूक्ष्म स्याही कणों और द्वारा अक्षर व आकृति बनाकर उच्च गुणवत्ता का आउटपुट देता है। कौन? लेजर प्रिंटर। तो 74वें का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? जावा,
टैली, नॉर्टन या फिर इनमें से कोई नहीं। नॉर्टन दोस्तों क्या हमारा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न 76वां कि किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना ब्रिटिश शासन के द्वारा की गई थी? तो आपको बताइए दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट 1973 के तहत 1974 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना ब्रिटिश शासन के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड से संबंधित है। तुम्हारे लिए उपन्यास पुस्तक के रचयिता कौन है? शिवानी, गौरवंत शिवानी जी, शैलेश मटियानी जी, मनोहर श्याम जोशी जी या फिर हिमांशु जोशी जी। तो तुम्हारे लिए उपन्यास पुस्तक के रचयिता कौन है दोस्तों? वो है हिमांशु जोशी जी। अगला प्रश्न है, वर्ष 2016 में 23वां राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड किसे प्रदान किया गया था या किया गया है? उस टाइम पे करंट अफेयर का क्वेश्चन था दोस्तों ये। तो ये क्या था? सुभा मुदगल को करंट अफेयर का क्वेश्चन था। 79वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के किस जनपद की सीमा 7 जनपदों के साथ मिलती है? तो पौड़ी गढ़वाल। आप सभी लोगों को पता है कि पौड़ी गढ़वाल जनपद एक ऐसा जनपद है जो कि उत्तराखंड के अन्य 7 राज्यों के साथ, सॉरी 7 अन्य जनपदों के साथ में अपनी सीमा बनाता है। अगला प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का संस्थापक कौन है? अरुणा राय, अरुंधति रॉय, मेधा पाटकर या फिर बाबा आमटे? तो इसका राइट आंसर आएगा क्या? मेधा पाटकर या मेघा पाटकर नर्मदा बचाओ आंदोलन के संस्थापक हैं। अगला प्रश्न है, भारत और नेपाल के मध्य में कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो ये भी आप कह सकते हैं कि उत्तराखंड का ही एक हिसाब से प्रश्न है। तो काली नदी पहले में बहते हुए जाती है, आप सभी लोगों को पता होगा। गूगल है एक, क्या है दोस्तों? गूगल एक सर्च इंजन है। क्या है? सर्च इंजन है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, रक्त का थक्का स्पंदन बनने हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो रक्त का थक्का बनाने हेतु विटामिन के। विटामिन के क्या दोस्तों आपका आवश्यक है। अगला प्रश्न है, लवड़ी, ये बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन है। लवड़ी जल में उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? हाइड्रोफाइट्स, मीजोफाइट्स, हेलोफाइट्स या फिर थैलोफाइट्स? तो लवणी जल में उगने वाले पौधे को हेलोफाइट्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैव प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये उत्तराखंड के ही पंतनगर में स्थित है। अगला प्रश्न उत्तराखंड का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मांसपेशी प्रोटीन है? मायोसिन, केराटिन, लाइसोजाइम या फिर हीम? तो मांसपेशी प्रोटीन के बारे में पूछा गया दोस्तों, तो वो है मायोसिन। अगला प्रश्न, निम्न में से किन तरंगों को ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता है? तो ध्रुवीकृत नहीं की जाने वाली तरंगें हमारी ध्वनि तरंग है। कौन सी? ध्वनि तरंग है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, आर एच फैक्टर नाम का आधार क्या है दोस्तों? तो आपको बताइए रिसस मंकी या रिसस बंदर इसका आधार है। पॉजिटिव निगेटिव बताता है। अगला प्रश्न है, एक उपग्रह का उपयोग होता है संचार हेतु, मौसम की भविष्यवाणी हेतु, कृषि एवं वानिकी हेतु या उपरोक्त सभी के लिए? तो एक उपग्रह का प्रयोग होता है संचार हेतु भी किया जाता है, मौसम की वैज्ञानिकी भविष्यवाणी हेतु भी किया जाता है, कृषि और वानिकी हेतु भी किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मार्स गैस किसे कहते हैं? तो दोस्तों मीथेन हमारी क्या है? मार्स गैस है, CH4। अगला प्रश्न है, मानव जीवों का अनुक्रमण सफलतापूर्वक किया गया वर्ष, मतलब मानव जीवों का अनुक्रमण सफलतापूर्वक कब, क्या, किस वर्ष किया गया? 1995, 2001, 2010 या फिर 2015 में? तो ये किया गया था 2001 में। अगला प्रश्न है, डीएनए में क्या नहीं पाया जाता है? गुआनिन, एडानिन, यूरेसिल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो डीएनए में इनमें से दोस्तों यूरेसिल नहीं पाया जाता। क्या? यूरेसिल। अगला प्रश्न है, 2016 में थॉमस कप जीतने वाला कौन पहला यूरोपीय देश बन गया? तो 2016 में थॉमस कप हुआ था, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। स्वीडन जीता था, ब्रिटेन जीता था, डेनमार्क जीता था या फिर हॉलैंड जीता था? तो यहाँ पे जीता था क्या? डेनमार्क। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको 2020-21 के संदर्भ में भी याद रखने हैं। अगला प्रश्न, वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है या किसके द्वारा लगाया गया वनों की कटाई पर प्रतिबंध? ब्राजील, भारत, केन्या या फिर नॉर्वे? तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह ऑप्शन नंबर डी, नॉर्वे के द्वारा वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है, 2016 की बात है। अगला प्रश्न है, चीन का दक्षिण चीन सागर में किस क्षेत्र के नियंत्रण को लेकर फिलीपींस और वियतनाम के साथ विवाद चल रहा है? तो ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो चीन का उस टाइम के करंट अफेयर, दक्षिण चीन सागर में किस क्षेत्र के नियंत्रण को लेकर फिलीपींस और वियतनाम के साथ विवाद चल रहा था? नूतना द्वीप, प्रतास द्वीप, स्प्रेटली द्वीप श्रृंखला या फिर ताइवान? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है? स्प्रेटली द्वीप श्रृंखला। अगला प्रश्न, कौन सा देश भारत का पहला डिजिटल राज्य बन गया है? यानी कि भारत का पहला डिजिटल राज्य कौन सा है? सिक्किम है, गुजरात है, केरल है या फिर कर्नाटक है? तो भारत का पहला डिजिटल राज्य दोस्तों क्या? केरल। अगला प्रश्न, एडिटर अनप्लग्ड, मीडिया मैग्नेट्स, नेताज एंड मी पुस्तक के लेखक कौन है? तो एडिटर अनप्लग्स, मीडिया मैग्नेट्स, नेताज एंड मी पुस्तक के लेखक हैं
विनोद मेहता जी, विनोद मेहता जी। अगला प्रश्न, 63वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पदक हेतु चुना गया था, यानी कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए चुना गया था? तो ये चुना गया था दोस्तों किसको? बाहुबली को। अगला प्रश्न है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 2015 किसे दिया गया था? तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 2015 में दोस्तों रघुवीर चौधरी जी को दिया गया था। और आज का दोस्तों आपका ये 150 क्वेश्चन में से जीके पोर्शन का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा इंसुलिन हार्मोन स्थापित होता है? तो इंसुलिन हार्मोन कौन स्थापित करता है? अग्न्याशय करता है। तो 100 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ये थे आपके 100 क्वेश्चन। आप लोग इसमें से खुद देख लीजिए कि उत्तराखंड के कितने क्वेश्चन है, हिस्ट्री के कितने क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स के कितने क्वेश्चन है, पॉलिटी के कितने क्वेश्चन है, जियोग्राफी के कितने क्वेश्चन है, आपको खुद ही पता लग जाएगा। करंट अफेयर के कितने क्वेश्चन है, कंप्यूटर के कितने क्वेश्चन है, साइंस के भी 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे, बायोलॉजी के। तो इसी प्रकार से आपका इस बार का भी पैटर्न रहेगा। कितने नंबर क्या क्या आएगा, फिक्स क्या आएगा ये पता नहीं है, लेकिन आप ये मान के चल सकते हैं कि 25 प्लस नंबर की उत्तराखंड आ सकती है इसमें भी। ठीक है, तो उत्तराखंड आप लोग ठीक कर लीजिएगा। बाकी हिंदी का अभी इसमें कोई भी सिस्टम नहीं है, हिंदी आपके इसमें मेंस के लिए है। बाकी दोस्तों आपके जो 50 क्वेश्चन बचे वो हम किसी और वीडियो में सॉल्व करेंगे। देखिए यार ये देख सकते हैं आप, मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन है कि टूर्नामेंट के लिए, ग्राफ के लिए, रीजनिंग के हैं, मैथ्स के हैं, जो भी आपके सिलेबस में दिया गया है उन्हीं टॉपिक से दोस्तों ये प्रश्न है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये नए प्रश्न होंगे या कुछ ऐसा होगा। ठीक है, बाकी ये इन प्रश्नों को, ये मैथ्स के हैं तो इनको मैं कभी बाद में सॉल्व करवा दूंगा अगर आप लोगों के कमेंट्स आएंगे तो। और दोस्तों वीडियो पसंद आती तो वीडियो को यार लाइक जरूर करें, कमेंट्स जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। और अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करें। और अभी तक आपने हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक डाउनलोड नहीं करी हुई है तो इस एप्लीकेशन को भी जरूर डाउनलोड कर दीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।